Hey everyone, welcome back to my channel वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी लाइन्स आपको पसंद आए और आप लोग इन्जॉय करें। एंड अगर आप वाकई में इन्जॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना कि मेरी इस स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर आपको कैसा लगा। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी स्टोरी हमेशा लेके आती हूँ। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। कई बार हमारी लाइफ में हमारी सोच से भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हमें नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी चीज़ें भी होती होंगी, पर वो हमारी लाइफ में हमारे साथ जब होती हैं तब कहीं हमें जाकर यकीन होता है कि ये सब सच में भी होता होगा। तो वैसा ही कुछ जहाँ पर चाँद के साथ हुआ। तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक ब्रिज पे होती है। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था और आंधी और तूफान भी थे। उस आंधी और तूफान को चीरते हुए एक लड़का जो उस ब्रिज की तरफ भागते हुए आता है और उस ब्रिज पे ऊपर आके खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ एक पर्सन आता है और वो बोलता है, जान जान प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे भाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं उसे क्या जवाब दूंगा। सिचैन का, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं बहुत मजबूत हूँ। मैं इस दुनिया में किसी भी चीज़ से फ़ाइट कर सकता हूँ। मैं इस दुनिया में किसी को भी हरा सकता हूँ, लेकिन मैं ईवो के बिना नहीं रह सकता। उसकी डेथ के बाद मेरी लाइफ में सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। मैं नहीं जीना चाहता हूँ। जान प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। मैंने अपने अंकल और भाई को पहले ही खो दिया है। मैं अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। मेरे छोटे भाई ने कहा है कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और तुम भी तो मेरे भाई के जैसे हो ना। प्लीज़ ऐसा मत करो। ये कहकर सिचैन जो जान के सामने अपनी नीज़ पे गिर जाते हैं। वो दोनों ही रो रहे थे। उन दोनों की आंखों से आंसू आ रहे थे और उस बारिश की बूंदें उन दोनों के आंसुओं को छुपा रही थीं। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन दोनों के फेस को देख के ऐसा लग रहा था उन्होंने अपनी लाइफ की सारी चीज़ें खो दी हैं। उनमें से दोनों की लाइफ में ना कुछ नहीं बचा है। उन दोनों की लाइफ में जीने की इच्छा तक भी नहीं बची है। लेकिन सिचैन को देखकर ऐसा लगता है जैसे उनमें लड़ने की हिम्मत है। वो अपनी हर सिचुएशन से लड़ सकते हैं, लेकिन जान वो हार चुका है। उसने अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें खो दी, अपने पेरेंट्स, अपना प्यार, सब कुछ। और अब उसे लगता है कि मरना ही एकमात्र तरीका है इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए। जान जो रोते हुए और अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में कहता है, गगा आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं सच में ऐसी ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहता जहाँ ईबो नहीं है। मुझे माफ़ कर दें। मैंने ये किया। मैंने आपको अकेला छोड़ रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि यही एकमात्र तरीका है सारी चीज़ों से निकलने के लिए। प्लीज़ काका मुझे माफ़ कर दें। और ये कहकर जान जो उस ब्रिज से नीचे उल जाता है और सिचैन उनका तो दिल ही बैठ गया था। उन्होंने बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया और अब अपने अंकल और ब्रदर को भी। और अब उन्होंने अपने इस भाई को भी खो दिया जिसे उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ मान लिया था, उनके ब्रदर का हस्बैंड। और आज वो मर चुका है। उसे सुसाइड करने की कोशिश की उनकी आंखों के सामने ही। सिचैन जो एकदम से उठते हैं और ज़ोर से, जान जान प्लीज़ प्लीज़ ये तुमने क्या किया। अब मैं कैसे कैसे सारी चीज़ें मैनेज करूँगा। सिचैन जो बहुत ज़ोर से रो रहे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो भी उस ब्रिज से छलांग लगा देते हैं जान को ढूंढने के लिए। तभी वहाँ बहुत सारी गाड़ीज़ आके रुकती हैं और उनसे बहुत सारे गार्ड्स निकलते हैं। जब वो गार्ड्स अपने बॉस को पानी में इस तरह गोते लगा के किसी को ढूंढते हुए देखते हैं तो वो भी कूद पड़ते हैं।
उन्होंने पूरी झील को तलाश मारा था, लेकिन जान उन्हें कहीं नहीं मिलता। सिचैन जो बार बार पानी के अंदर जा रहे थे, वो सांस तक नहीं ले रहे थे। अब उनसे और बर्दाश्त नहीं होता और वो पानी में ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। उनके गार्ड्स जो उन्हें पकड़ के बाहर लेके आते हैं। सिचैन जो अनकॉन्शियस हो चुके थे, और दूसरी तरफ पानी के अंदर जान की बॉडी जो बहुत नीचे और नीचे जा ही जा रही थी। वो अनकॉन्शियस हो चुका था, और उसकी बॉडी जो पानी की गहराइयों में ही कहीं घूम हो रही थी। और तभी पानी के नीचे एक रोशनी होती है, और जान की बॉडी वहाँ गायब हो जाती है। अब हम एक अजीब सी जगह का सीन देखते हैं। चारों तरफ लोग जिन्होंने वाइट कलर के क्लॉथ पहने हुए थे, उन सब के क्लॉथ हिस्टोरिकल टाइप के थे। उन सब ने अपने हाथ में स्वान ली हुई थी, यानी कि तलवार ली हुई थी, और उन सब के फोरहेड पे रिबन बना हुआ था। और वहाँ पर ही एक हम बड़े से पैलेस की तरफ चलते हैं। उस पैलेस में एक रूम के अंदर एक बेड पे एक पर्सन लेटा हुआ है। वो पर्सन पूरी तरीके से एक वाइट क्लोथ के अंदर कवर है। उसे ऐसा लगता है जैसे उस पर्सन की डेथ हो चुकी है, और उसे पूरी तरीके से ढक के रखा हुआ है। उस रूम के बाहर बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए हैं, जो शायद उस डेड बॉडी की देखभाल कर रहे हैं। लेकिन अचानक से यहाँ मैजिक होता है। वो डेड बॉडी जो वहाँ पड़ी हुई है, एकदम बेजान सी, उसमें हलचल हो रही है। एक पर्सन जो अपने ऊपर से उस वाइट कलर क्लॉथ को हटाने की कोशिश कर रहा था, वो पर्सन जब अपने ऊपर से उस वाइट क्लॉथ को हटा देता है, तो वो खुद के हाथ पैरों को चेक कर रहा था। वो देख रहा था क्या वो जिंदा है, पर उसने तो मरने की कोशिश की थी ना, तो वो जिंदा कैसे हो सकता है। वो जो चारों तरफ सारी चीज़ें देख रहा था, वो सारी चीज़ें बहुत पुरानी लग रही थी, एकदम एंटी। और वो पर्सन जो उस रूम को देख के कंफ्यूज था कि भला इस टाइम में भी कोई अपने रूम को इस तरह की हिस्टोरिकल चीज़ों से कैसे सजा सकता है। वो पर्सन जो चारों तरफ देख रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र एक मिरर पे पड़ती है। और जब वो उस मिरर में खुद को देखता है, तो वो एकदम सरप्राइज रह गया था, और वो एकदम से ज़मीन पे गिर पड़ता है। और अब जाकर उसकी नज़र खुद के क्लोथ, खुद के हेयर और खुद पे पड़ती है। वो पर्सन जो खुद से बोलता है, जान ये तुम्हें क्या हो, तुम्हारे हेयर जो इतने लॉन्ग कैसे हो गए, और ये क्लोथ किसने पहनाए हैं, क्या तुम तो मर चुके हो ना। मैंने तो सुसाइड करने की कोशिश की थी। ओह, ये पक्का हेवन या हेल में से कुछ होगा। पर हेल होता तो ये इतना सुंदर नहीं, हेवन हुई होगा। ये कहकर जान जो उठ के खड़ा होता है और चारों तरफ देखता है। लेकिन तभी उस बेड के ऊपर एक पेंटिंग लगी हुई थी, और उस पेंटिंग को जैसे ही जान देखता है, तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक चुकी थी। उस पेंटिंग में वो अपने प्यार के साथ, अपने ईवो के साथ था। लेकिन उन दोनों के क्लोथ जो बहुत डिफरेंस थे। उन लोगों के हेयर शॉर्ट नहीं बल्कि लॉन्ग थे। लेकिन जान जब उस पेंटिंग के क्लोज जाकर उसे टच करता है, तो अचानक से उसका सर जो बहुत दुखने लगता है, और उसके माइंड में बहुत सी पुरानी मेमोरीज चलने लगती हैं। बहुत सी बैड मेमोरीज तो बहुत सी स्वीट मेमोरीज। बहुत सी मेमोरीज में कोई उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो कोई उसे टॉर्चर कर रहा है। जान जो उन सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो गिर जाता है। और उसके गिरने की वजह से वहाँ पर जो टेबल थी वो भी गिर चुकी थी। जो उस रूम के बाहर गार्ड्स खड़े हुए थे, उन्होंने जब रूम से कुछ गिरने की आवाज़ सुनी, तो वो अंदर जाके देखते हैं। तो वो देखते हैं कि जान जिसे होश आ चुका है, और वो जो अपना सर पकड़ के ज़मीन पे बस गिरा हुआ है, और उसने अपने आइज़ बस टाइटली क्लोज की हुई हैं। वो बस उन सारी चीज़ों को भुलाने की कोशिश कर रहा है। तभी उनमें से एक गार्ड जो कि लैंड हीलर को बुलाने के लिए भागता है। लेकिन जान
तब तक अनकॉन्शियस हो चुका था दोबारा से, और वो ज़मीन पे गिर जाता है। तभी एक पर्सन जो उस रूम में एंटर करता है, वो पर्सन जो बहुत बरीड लग रहा था, उसने वाइट कलर के क्लोथ पहने हुए थे, उसके फोरहेड रिबन बंधा हुआ था, उसके बहुत लॉन्ग हेयर्स थे, और उसका फेस जो बहुत सीरियस था लेकिन बहुत ब्यूटीफुल, और उसके हाथ में उसकी तलवार स्वॉर्ड थी। और वो जब जान को ऐसे ज़मीन पे पड़े हुए देखता है, तो वो उसके पास जाता है और उसे अपनी लैब में कैरी करके वापस बेड पे लिटा देता है। तभी वहाँ लैंड हीलर आता है और वो जान को चेक करने लगता है। वो पर्सन जो बरेडली पूछता है, क्या हुआ है इसे? ये अभी होश में आया था और फिर से अनकॉन्शियस हो गया। कुछ नहीं सेकंड प्रिंस, वो बस ठीक हैं, शायद शॉक की वजह से अनकॉन्शियस हो गए होंगे। हम चेक कर रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, जल्दी कीजिए, मैं टेंशन ले रहा हूँ इसके लिए। ये ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ सेकंड प्रिंस, ये ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। वो ठीक हैं, बस उनकी नब्ज़ भी ठीक से चल रही हैं। उसके बाद लैंड हीलर जो जान को थोड़ी बहुत मेडिसिन देता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो उस पर्सन से बोलता है, सेकंड प्रिंस, आपको इनका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखना होगा। पानी में गिरने की वजह से ये काफ़ी वीक हो चुके हैं। हाँ, मैं उसका ख्याल रखूँगा। उसके बाद उस रूम से सारे लोग चले गए। वो पर्सन जो उस जान के पास आकर उसके बेड पे बैठ जाता है और उसके फोरहेड पे खुद के हैंड को रब करते हुए बोलता है, विंक, तुम वहाँ क्या लेने गए थे? तुम एक बार होश में आ जाओ, फिर मुझे तुमसे बहुत से सवाल करने हैं। तुमसे पूछना है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुमने अपने वांग जी को, अपने लंजान को अकेले छोड़ने का डिसीजन क्यों लिया? तुम्हें एक बार भी मेरी फिक्र नहीं हुई और तुमने सुसाइड करने का सोच लिया। तुम एक बार तो मेरे बारे में सोचते, एक बार तो मुझे बताते जो भी तुम्हें प्रॉब्लम है। जान, आई मीन वांग जी, जो जान से ये सारी बातें कह रहा था। जान जिसकी धीरे धीरे आइज़ ओपन होने लगती हैं, और वो अपनी आइज़ ओपन करता है तो उसके सामने उसका प्यार था, उसका ईगो था, जिसके लिए उसने अपनी लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश की। गॉड को शायद उस पर तरस आ गया, उन्होंने उसे लौटा दिया, लेकिन उसे नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन वो जानना भी नहीं चाहता जब तक उसका प्यार उसके साथ है। जान जो उठता है और ईबो को टाइटली हग कर लेता है। उसने काफ़ी टाइटली उसे हग किया हुआ था और वो बार बार उसे आई लव यू, आई एम सॉरी, आई मिस यू और बहुत सारी बातें बोल रहा था। और उसके बाद जान जो ईवो के फेस की तरफ देखता है और उसके फेस पे खुद के हैंड को रब करते हुए बोलता है, ईवो, आई मिस यू सो मच माय लव। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई रियली रियली लव यू। मुझे नहीं पता ये कौन सा प्लेस है और मुझे जाना भी नहीं है जब तक तुम मेरे साथ हो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, पर तुमने मुझे छोड़ दिया। पर देखो, मैंने अपना प्रॉमिस निभाया है। मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। ईबो, प्लीज़ मुझे दोबारा मत छोड़ना। दूसरी तरफ वांग जी जो शॉक था, वो सरप्राइज था कि आखिरकार उसका विंग ये किसके बारे में बात कर रहा है। उसका विंग उसे जाने कौन समझ रहा है। आखिर उसका विंग किससे अपने प्यार का इजहार कर रहा है। वांग जी का तो मानो दिल ही टूट चुका था। उसे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। उसके फेस को देख के कोई भी बता सकता था कि वो कितना सैड फील कर रहा है। वांग जी जिसने आज तक कभी भी अपने डिसीजन पे रिग्रेट फील नहीं किया था, लेकिन आज उसे लग रहा था कि उसने वी को खुद से मैरिज करने के लिए फ़ोर्स किया। ये गलत था, उसे फ़ोर्स नहीं करना चाहिए था उसे गूसू लाने के लिए। उसके पास कोई प्यार करने वाला है जो उसे प्रोटेक्ट कर सकता था, तो फिर उसने ही क्यों ये किया। उसकी सिस्टर जियांग यानली की डेथ के बाद उसका भाई जियांग चैंग जो किसी भी कीमत पे भी इनकी जान लेना चाहता था, और उससे बचाने के लिए वांग जी जो विंग को गूसू ले आया
और वो वीं को बिना किसी रिश्ते के गूसू नहीं रख सकता था, इसलिए उसने वीं के खिलाफ जाके उससे फोर्सफुली मैरिज की। वीं से मैरिज की वजह से उसके अंकल उससे रूठ गए, उसके फादर और मदर ने उससे बात करना बंद कर दी। लेकिन उन सारी चीज़ों के बावजूद भी उसने वीं को प्रोटेक्ट किया, हमेशा उसका साथ दिया। लेकिन आज वीं किसी और से प्यार करता है। वो उसके सामने ही उस पर्सन का नाम लेके उस अपनी फीलिंग्स का इज़हार उससे कर रहा है। वो अंदर से खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था कि आखिरकार उसने ये क्या कर दिया। उसने वीं को एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जिसे वो कभी चाहता ही नहीं था, और अब वो इस रिश्ते से अलग भी नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों का मानना यही है, एक बार जिससे मैरिज हो गई आपको पूरी लाइफ उसके साथ बितानी होगी। वांग जी जिसे बहुत बुरा लगता है, वो वहाँ से उठते हुए बोलता है, वहीं मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं मैं जा रहा हूँ डॉक्टर को बुलाने के लिए। ये कहकर वांग जी जो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जान जो वांग जी का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे पीछे से हक कर लेता है और बोलता है, ईबो तुम कहाँ जा रहे हो? हम इतने टाइम बाद मिले हैं। मुझे हक करने की जगह, मुझसे बात करने की जगह तुम यहाँ से जा रहे हो। क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज़ मेरी तरफ देखो। और ये तुमने किस तरीके का वेश बना के रखा हुआ है? पर जो भी हो तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये कहकर जान जो ईवो की नेक पे किस कर लेता है, जिसकी वजह से वाघ जी जिसकी बॉडी पूरी तरीके से सुन पड़ चुकी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जान जो बोलता है, ईवो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत बहुत ज़्यादा। तभी जान ईब आई मीन वांग जी जिसकी बर्दाश्त की तो हद ही पार हो चुकी थी, अब उसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये ईबो ईबो। तभी वांग जी जो वींग को खुद से छुड़ाता है और उसे दूर पुश कर देता है और गुस्से में बोलता है, बस कर दो प्लीज़। तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तुम किससे किसके बारे में बात कर रहे हो वीं? मैं नहीं हूँ कोई ईवो, और ना ही मुझे कभी बनना है ईवो। मैं नफरत करता हूँ ईवो से, प्लीज़ बस कर दो, इस नाम को मेरे सामने मत लो। जान जो शॉक रह गया था वांग जी को इस तरह गुस्से होते हुए देखकर, जान जो बोलता है, ईवो तुम क्या बोल रहे हो? शराब, चुप हो जाओ। नहीं हूँ मैं कोई ईवो। और तुम्हें क्या हो गया है वींग? मैं कितनी दफ़ा कह रहा हूँ मैं नहीं हूँ ईवो। वींग क्या ईवो, तुम मेरा नाम भी भूल गए? मेरा नाम जान है। वांग जी जब वींग के माउथ से खुद का नाम भी गलत सुनता है तो वो शॉक रह गया था। वो बोलता है, क्या? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा नाम वींग है, तुम अपना नाम तक भूल चुके हो। क्या हो गया वांग जी? मुझे तुम बोल रहे हो मैं भूल चुका हूँ, पर मुझे लग रहा है तुम मुझे भूल चुके हो। मेरा नाम जान है, तुम ईबो हो, और हम ये कौन सी जगह है वो मुझे नहीं पता। वींग मेरा नाम वांगची है, तुम्हारा नाम वींग है, और हम लोग गूसू में हैं। गूसू? गूसू? क्या ये गूसू है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं कहाँ हूँ? वांगची आई मीन वींग जो अपना सर पकड़ के वहीं बैठ जाता है। अब वांगची जो वींग के पास आता है, वो वर्ried लग रहा था, उसे लग रहा था वींग को कुछ हो गया है, शायद उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। वांग जी जो वींग के शोल्डर को पकड़ते हुए बोलता है, वींग तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? हमारे बारे में याद है? मुझे सब याद है वींग, आई मीन ईबो। मैं ईबो नहीं हूँ, वांग जी हूँ। तुम प्लीज़ मुझे सारी चीज़ें डिटेल में बताओगे? मेरा सर दुख रहा है। तभी वांग जी जो जान को बताने ही वाला था, तभी डोर ओपन होने की आवाज़ आती है और एक लेडी जो उस रूम में एंटर करती हैं। वो लेडी ज़्यादा ओल्ड नहीं थी, वो बहुत ब्यूटीफुल थी, और उनके साथ उनकी दो सर्वेंट भी थी। वांग जी उन्हें देखकर खड़ा होता है और उन्हें बो करते हुए बोलता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी उनकी नज़र वींग पे जाती है, और वींग जो वहाँ बैठा हुआ था, और जब जान उन्हें देखता है तो उसके माइंड में जो ब्लर मेमोरीज चल रही थी अब वो क्लियर होने लगी थी, और जिसकी वजह से जान का सर जो बहुत दुख रहा था, और वो एकदम से अपना सर पकड़ के वहीं बैठ जाता है। और जब वाघ जी
जान को ऐसे देखता है तो वो उसे संभालते हुए बोलता है, जान तुम्हें क्या हो रहा है? पता नहीं, मेरा सर, ये क्या हो रहा है मुझे, ये क्या है? तभी उसका माइंड, जिसके अंदर वो सारी मेमोरीज क्लियर हो चुकी थी, जो भी मेमोरीज थी वो उसे अब साफ साफ दिख रही थी। और जान जो गुस्से में उस लेडी की तरफ देखता है और उसे पुश कर देता है।